आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज आपके लिए लेकर आता है हर दिन का इतिहास, और हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं 11 मार्च का इतिहास। हर दिन की तरह आज का भी एक इतिहास है, चंद्रभानु गुप्त का इतिहास। जी हाँ, आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का निधन हुआ था। तो चलिए और विस्तार से बताते हैं चंद्रभानु गुप्त के बारे में। चंद्रभानु गुप्त भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज ही के दिन चंद्रभानु गुप्त का देहांत हुआ था। उन पर आर्य समाज का बहुत गहरा प्रभाव था। वर्ष 1926 से ही सीबी गुप्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए थे। कई विभागों में मंत्री रहने के बाद चंद्रभानु वर्ष 1960 से 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक काम किए। लखनऊ और गोरखपुर जैसे शहरों को आधुनिक व विकासशील बनाने की पहल करने वाले सीबी गुप्त को लोग मजबूत प्रशासन, जुझारू नेतृत्व व बड़प्पन के लिए आज भी याद करते हैं। चंद्रभानु गुप्त का जन्म 14 जुलाई 1902 को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के बिजौली नामक स्थान पर हुआ था। चंद्रभानु गुप्त भावी जीवन में आर्य समाज के सिद्धांत उनके मार्गदर्शक रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लखीमपुर खीरी में हुई। बाद में वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ चले आए। इसके बाद नवाबों का शहर लखनऊ ही उनका कार्यक्षेत्र बन गया। चंद्रभानु गुप्त का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों से प्रेरित जरूर थे। 1916 में घर वालों की मर्जी के बिना 5 रुपए जेब में डालकर वे लखनऊ में हुए कांग्रेस के एक जलसे में हिस्सा लेने पहुंच गए थे। काकोरी रेल कांड के क्रांतिकारियों के बचाव पक्ष में वकालत करने के बाद तो वो सुर्खियों में आ गए। इसके बाद चंद्रभानु गुप्त को 1928 में लखनऊ शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कानपुर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में लखनऊ से डेलीगेट भी चुने गए। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सिपाही की भूमिका निभाई। उस समय लोकमान्य तिलक का जुलूस कैसरबाग होते हुए चारबाग की तरफ आ रहा था। बांस मंडी चौराहे पर सीबी गुप्त को लोकमान्य तिलक के पैर छूने का मौका मिला। पैर छूते उन्हें ना जाने कैसी प्रेरणा मिली कि उनके कदम सक्रिय राजनीति की ओर बढ़ चले। फिर तो राजनीति और समाज सेवा में ऐसी पैठ बनाई कि 1960 के दिसंबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में बनी पहली प्रदेश सरकार में चंद्रभानु गुप्त गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में सचिव के रूप में सम्मिलित हुए। फिर वर्ष 1948 से 1957 तक उन्होंने अनेक प्रमुख विभागों के मंत्री के रूप में काम किया। चंद्रभानु 1960 से 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाद में कामराज योजना में उन्होंने यह पद त्याग दिया, किंतु उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव बना रहा। 1967 के आम चुनाव में विजयी होने के बाद वे पुनः मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले और ख्याति प्राप्त समाज सेवक चंद्रभानु गुप्त का निधन 11 मार्च 1980 में हो गया था। अभी हम लोगों ने चंद्रभानु गुप्त के बारे में काफी कुछ जाना। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे भारत के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे के बारे में। इनका आज ही के दिन यानी कि 11 मार्च 1915 में जन्म हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं विजय हजारे के बारे में।
विजय हजारे भारत के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी थे। वह 1951 से 1953 के मध्य भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में प्रथम सफलता दिलाई थी। सन 1960 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। विजय हजारे 11 मार्च 1915 को सांगली महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से रणजी ट्रॉफी में 18 साल की उम्र में हिस्सा लिया था। इंग्लैंड में लोगों की धारणा थी कि जो स्थान ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में सर ब्रैडमैन को प्राप्त है, इंग्लैंड में ग्रेस को प्राप्त है, वही स्थान भारतीय क्रिकेट में हजारे को मिलना चाहिए। उन्होंने बल्लेबाजी में 2000 से अधिक रन बनाने के साथ साथ गेंदबाजी में भी 20 विकेट अपने नाम किए थे। इससे भी बढ़कर गौरवशाली बात यह है कि भारत ने सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में अपनी पहली टेस्ट विजय प्राप्त की थी। टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश के लिए विजय हजारे को लंबा इंतजार करना पड़ा था। इस दौरान छिड़े विश्व युद्ध के कारण उनके क्रिकेट करियर के 10 बेहतरीन वर्ष बर्बाद हुए, परंतु आखिरकार 1946 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें मौका मिल ही गया। इससे पहले 1937 से 1938 ईस्वी में इंग्लैंड की लॉर्ड टेनिस की टीम के खिलाफ 3 अनाधिकृत टेस्टों में, 1945 में ऑस्ट्रेलियाई सर्विसेज के खिलाफ 3 टेस्टों में और पहली और तीसरी राष्ट्रमंडल टीमों के खिलाफ भी कुल मिलाकर 17 अनाधिकृत टेस्टों में खेले। इंग्लैंड के खिलाफ हजारे ने पहले टेस्ट में क्रमशः 31 और 34 रन ही नहीं बनाए थे, बल्कि 2 विकेट भी लिए थे। विजय हजारे द्वारा एडिलेड ओवल में सबसे यादगार पारी खेली गई थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1946 से 1943 की श्रृंखला का चौथा टेस्ट यही खेला था। इस टेस्ट मैच में भारत की पारी और 16 रन से हार हुई, परंतु हजारे ने दोनों पारियों में शतक बनाकर कंगारुओं के उस देश में अपने हजारों प्रशंसक बना लिए थे। हजारे ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो लिंडवाने और कीथ मिलर जैसे गेंदबाजों के सामने टिक सकते थे। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी सर डॉन ब्रैडमैन कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रथम पारी में 674 रन का विशाल स्कोर अर्जित किया था। दूसरी तरफ भारतीय टीम 5 विकेट पर मात्र 133 रन ही बना सकी थी। ऐसे में फड़कर के साथ विजय हजारे ने 188 रन की मैराथन साझेदारी निभाई, किंतु पूरी भारतीय टीम 381 पर ही बिखर गई। दूसरी पारी में हजारे एकमात्र प्रतिरोध के रूप में उभरे और भारतीय टीम 277 रन पर आउट हुई। भारत में दोनों पारियों में शतक बनाने का श्रेय हजारे को ही दिया जाता है। विजय हजारे की 18 दिसंबर 2004 को मृत्यु हो गई। वैसे तो क्रिकेट प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में खिलाड़ी अपनी ख्यातियां तथा रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं, परंतु भारतीय क्रिकेट में इन्हें एक महान खिलाड़ी के रूप में सदा याद किया जाता है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वी शांता के बारे में, जो भारत की ऐसी महिला हैं जिन्हें उनके कल्याणकारी कार्यों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है वी शांता। डॉक्टर वी शांता भारत की ऐसी महिला थी जिन्हें उनके जनकल्याणकारी कार्यों के लिए वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। उनका पूरा नाम डॉक्टर विश्वनाथन शांता है। भारत में कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से पुरुषों में गले, फेफड़े और पेट का कैंसर प्रमुखता में देखा जाता है, जो तंबाकू के कारण होता है। स्त्रियों में गर्दन और स्तन पर कैंसर सबसे ज्यादा देखा जाता है।
इसके बावजूद लंबे समय से इस दिशा में कोई खोजपरख काम और इसके इलाज के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनको उनके द्वारा जन कल्याणकारी कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर वी शांता का जन्म 11 मार्च 1927 को मद्रास के माइलापुर में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर उनके मामा थे और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन उनके नाना के भाई। इस नाते उनके सामने उच्च आदर्श के उदाहरण बचपन से ही थे। उन्होंने 1949 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और 1955 में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी पूरा हुआ। इस दौरान 1954 में ही डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वी शांता ने पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में सफल होकर वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सेवारत होने का आदेश पा लिया था, जो कि एक बेहद सम्मानित उपलब्धि थी। लेकिन जब कैंसर इंस्टीट्यूट का विकल्प सामने आया तो उन्होंने बहुतों को नाराज करते हुए वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल का प्रस्ताव छोड़कर कैंसर इंस्टीट्यूट का काम ही स्वीकार कर लिया। 13 अप्रैल 1955 को वी शांता कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में पहुंची और वहीं जम गई। यह शांता की मानवीय संवेदना का एक प्रमाण बना। इंस्टीट्यूट जब शुरू हुआ था तब उसके पास एक छोटी सी बिल्डिंग थी, बहुत थोड़े चिकित्सा प्रबंध थे और उनके पास केवल एक डॉक्टर थी जिनका नाम कृष्णमूर्ति था। पहले 3 वर्ष वी शांता ने वहां अवैतनिक स्टाफ की तरह काम किया। इसके बाद उन्हें 200 रुपए प्रति माह तथा अस्पताल के परिसर में ही आवास दिया गया। इस संस्थान में वी शांता ने देश के पहले शिशु कैंसर क्लिनिक की नींव रखी। शांता ने देश में किया जाने वाला पहला अध्ययन सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर देश में पहला ऐसा कार्यक्रम बनाया गया जिसका उद्देश्य था कि गांवों में कैंसर की एकदम शुरुआती स्टेज पर ही पहचान की जा सके। वी शांता ने उस कैंसर इंस्टीट्यूट में रहते हुए अपने भीतर के गहरे जुनून का परिचय दिया। उन्होंने जब तंबाकू को पुरुषों के कैंसर पैदा होने वाले तत्व की तरह जाना तो कैंसर पर रोकथाम की जिद में उन्होंने पुरुषों के लिए तंबाकू छुड़ाने वाला क्लिनिक खोल दिया था। जाने से पहले जान लेते हैं आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। इतिहास में 11 मार्च की तारीख पर जो घटनाएं दर्ज हैं उनमें जापान में आया भीषण भूकंप और उसके बाद समुद्र में उठी प्रलयकारी सुनामी सबसे प्रमुख है। वह 11 मार्च 2011 का दिन था जब जापान में प्रशांत तट पर तोहाकू के पास समुद्र में रिक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद सुनामी ने भयंकर तबाही मचाई और 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। यह जापान के इतिहास का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। वहीं आज ही के दिन साल 1881 में कलकत्ता टाउन हॉल में रामनाथ टैगोर की प्रतिमा लगाई गई। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय की प्रतिमा को सार्वजनिक स्थल पर स्थापित किया गया। वहीं 1990 में संसद में मतदान के बाद लिथुआनिया ने खुद को सोवियत संघ से स्वतंत्र घोषित किया। ऐसा करने वाला वह पहला सोवियत गणराज्य था। वहीं आज ही के दिन 2004 में स्पेन में 3 रेलवे स्टेशनों पर हुए बम विस्फोट में इस दौरान 190 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 1200 लोग घायल हो गए थे। तो आज के इतिहास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए इतिहास के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।